तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 MKOS solution of length 50 centimeter and area of cross sectional 0.625 centimeter square is 5 into 10 to power 3 ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. ठीक है बच्चों, लेंथ दिया हुई है आपके पास, एरिया गिवन है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, रेसिस्टिविटी निकालो और उसकी मदद से कंडक्टिविटी। ठीक है ना। आपके पास क्या फॉर्मूला था, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये आपके पास फॉर्मूला था, हाँ या ना। अब देखो, अगर मैं रो निकालूं, रो इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, यही तो होगा। रेजिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों, तो 5 इंटू 10⁻3, एरिया 0.625, ठीक। लेंथ क्या है, तो लेंथ है आपके पास 50 सेंटीमीटर, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई करोगे तो 62.5 ओम सेंटीमीटर। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं ना प्यारे बच्चों, तो मेरे को कंडक्टिविटी मिल जाएगी। आपको बताया था रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज कंडक्टिविटी। सोल्व करोगे तो ये आएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, कर लोगे ना इतना तो। चलो भाई, कंडक्टिविटी हमारे पास आ गई, रेसिस्टिविटी आ गई, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है K इंटू 1000 अपॉन सी। तो K की वैल्यू आपके पास है 0.016 इंटू 1000 अपॉन आपके पास है 0.05। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो, 3 जीरो तो चलो इसके ये उड़ जाएंगे, ठीक है। इससे 2 जीरो बढ़ा लेना, और इससे कितनी बार जाएगा, 1600 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 5, तो 320 आ गया। इतने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है इतनी बात। तो 2-3 छोटे से छोटे फॉर्मूले आए और उसकी मदद से आपने ये पार्ट और आपका ये, और कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। क्लियर है इतनी बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो भाई, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल, ठीक। Zn plus Ag2O plus H2O gives Zn2 plus 2Ag plus 2OH minus। Calculate del G नॉट ऑफ द रिएक्शन। हमें वो तो दे ही रखे हैं ई नोट सेल, ठीक है भाई। जब ई नोट सेल दिया हुआ है उसकी मदद से फटाफट निकाल तो हो। ई नोट सेल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई नोट कैथोड जो बड़ा वाला होता है उसमें से प्यारे बच्चों माइनस कर दो ई नोट एनोड को। ठीक है, अब देखो जो कैथोड है यानी कि आपके पास है 0.80 माइनस 0.76, सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास 1.56 वोल्ट। तो देखो ई नोट सेल तो निकल गया। अब आप क्या निकालना चाह रहे हो, डेल्टा जी नोट, इसकी वैल्यू माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है ना, एन एन तो आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, 2 है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एफ आपके पास 96500 और ई नोट आपके पास है 1.56। जल्दी से इसकी मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो, तो आपके पास आएगा माइनस 301080। देखो मल्टीप्लाई तो तुम्हें ही करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो किलो जूल में बदल दो, 301.08 किलो जूल पर मोल। क्लियर है इतनी बात। तो डेल्टा जी भी निकल गया भैया, ई नोट सेल भी निकल गया। आगे क्या कहता है, हाउ कैन यू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो कोई दिक्कत नहीं है, या है भाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आपने डी बाय और हैकल ऑन सैगर इक्वेशन से निकाली थी या नहीं निकाली थी, उसकी मदद से आप निकाल दोगे। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं क्या, कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट सी। इसकी मदद से हम किसकी निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग की। चलो भाई, ग्राफ की देखो अगर बात करें, तो अगर मैं एक तरफ कंसंट्रेशन यानी कि रूट सी और दूसरी तरफ मैं अगर मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि इसका जो स्लोप है ना प्यारे बच्चों वो निगेटिव है। ये
ये चीज आपको स्लोप दे रही है, ये चीज, ये आपका स्लोप है, ठीक है ना। तो स्लोप आपका हो गया माइनस है जो निगेटिव है, और ये आपकी हो गई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं, तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आपके मैक्सिमम डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। तो अगर आप उसका डाइल्यूशन करोगे तो उसके नंबर ऑफ आयंस तेजी से बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से नहीं निकाल सकते। तो फिर निकालेंगे किससे? तो हम निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बाय खौलास लॉ, ठीक है ना। ये आपका कई बार आ चुका है और आपको मुझे मुझे तो पूरी उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। बाय खौलास लॉ आप निकाल सकते हो। क्या कहता था वो आपको याद है? ये कहता था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। यही तो कहता था, ठीक है ना। जैसे आप किसी की भी ले सकते हो, Na+ की ले सकते हो, जो मन करे आप उसकी का मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट का एक्सप्रेशन दिखा सकते हो। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। चलो भाई, दोनों की आप निकाल सकते हो, एक बाय इक्वेशन और दूसरा बाय खौलास लॉ। ये दो चीज पूछी गई थी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज, ठीक है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो करते हैं इसको भी। तो देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं पहले। क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों K इंटू 1000/C। के हमें दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। कितना है भैया? 2.48 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 अपॉन आपके पास है 0.20। सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत आसानी से 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। दोनों का सम है आपके पास, K+ और Cl- दोनों दे रखी हैं, ऐड कर दो भैया। नहीं भाई, कैटायन और एनायन की तो याद करनी होती है 73.5 और 76.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना होगा? देखो 5 और 5 तो ये 10 ही हो गए, ठीक है। और 6 और 3 9 और 1 ये भी 10 हो गए, 7 और 7 14 और ये 15 हो गए। तो जो अल्फा था वो था आपकी मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पर, और एक लिमिटिंग, यानी कि 124 डिवाइड बाय 150, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या आता है, ये सोल्व करके वो देखो, ये आता है अप्रॉक्स 0.82। ये आपका अल्फा आ गया। कर लोगे ना डिवाइड? तो चलो भाई, दोनों चीजें निकल गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्ट सॉरी क्या नाम, मोलर कंडक्टिविटी भी निकल गई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकल गया। कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। नहीं है? पक्का। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 m मोल, वो 0.1 m या मोल पर लीटर KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with it, the solution is 520 ohm. Calculate the conductivity, molar conductivity of 0.02 m KCl solution and the conductivity of इतना, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आए कि सेल, देखो होता क्या है कि आपको डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर पूछा जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन बदली है ना, तो क्या नहीं बदला है तो सेल कांस्टेंट। जब भी ये क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या है कि भाई सेल कांस्टेंट नहीं बदलेगा, ना लेंथ बदलेगी ना एरिया बदलेगा। तो आपका पहला काम यही होगा कि सेल कांस्टेंट निकाले, ठीक है ना। तो आपके पास फॉर्मूला है R इजिकल टू रो L अपॉन ए। तो जो L अपॉन ए है ना, बस यही सेल कांस्टेंट है। तो जो सेल कांस्टेंट होगा, क्या होगा? सेल कांस्टेंट। तो देखो सेल कांस्टेंट आप सीधा बोल सकते हो कि R अपॉन रो, हाँ या ना। रो का उल्टा रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, वो आपको दी हुई है। तो रेजिस्टेंस कितना है शुरू में? तो भैया 100 है, और ये कितनी है? तो ये 1.29 इंटू 10⁻⁻²। तो ये तो कैंसिल हो गई। तो क्या मिला? 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स प्यारे बच्चों आपका सेल कांस्टेंट आ गया।
क्लियर है इतनी बात। अब सेल कांस्टेंट आ गया, अब आप इसी की मदद लो और कंडक्टिविटी निकालो, इसी की मदद ले, क्योंकि रेजिस्टेंस बदल गया ना, ठीक है ना। तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी आएगी वो देखो क्या हो जाएगी, फिर से फॉर्मूला लगाओ, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। इस बार ये पता है, ये पता है, तो मेरे को कंडक्टिविटी हो जाएगी सेल कांस्टेंट यानी 1.29 डिवाइड में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है आपके पास 520, कितना है 520। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगी आपके पास डिवाइड करने के बाद 0.248 इंटू 10 टू डी पावर -2, ये आ जाएगी 0.248 इंटू 10 टू डी पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गई। ठीक है, के निकल गया, बहुत अच्छी बात है, के आ गया। अब आपको क्या निकालना है, देखो यही है ना, 1 पॉइंट आपके पास 29 अपॉन 520 था, तो भैया हाँ ठीक है ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब आपको बहुत आसानी से, आप देखो कंडक्टिविटी हमारे पास है, चलो भाई हाँ ठीक है, कंडक्टिविटी आ गई, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लगाते हैं फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी आपके पास है K इंटू 1000 अपॉन C। तो इसकी वैल्यू अभी आई थी, कितनी थी ये 0.248, 0.248, चलो 0.248 इंटू 10 टू डी पावर -2 इंटू 1000 डिवाइड में आपकी कंसंट्रेशन क्या है भैया, कंसंट्रेशन देखो, ओ भाई कंसंट्रेशन है 0.02, 0.02, ये आ गई। क्लियर है ना इतनी बात। तो ये तो भाई देखो चला जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये देखो, मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन आपके पास है 0.02, ये अगर मैं यहाँ से इसे हटाऊं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 0 पॉइंट कितना 124 इंटू 1000, ये आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पर 124, हाँ यही आ गई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा आप ध्यान देना, कहीं कुछ छूट गया हो तो आप उसको सही कर लेना, वैसे तो एक क्लियर है, ठीक है ना। चलो भाई, तो हमारे पास हमने देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा दिखाई दे कि आपसे कहे कि कंसंट्रेशन बदल दी है तो रेजिस्टेंस तो बदलेगा, लेकिन क्या चीज नहीं बदलेगी, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट नहीं बदल रहा, तो आपका पहला काम बनता है कि सेल कांस्टेंट निकालें। सेल कांस्टेंट मतलब लेंथ अपॉन एरिया, ये नहीं बदलेगा। अगली बार को फिर आप उसकी कंडक्टिविटी की मदद से मोलर कंडक्टिविटी निकाल दें। क्लियर है, कंडक्टिविटी भी आ गई, मोलर कंडक्टिविटी भी आ गई, पक्का। बढ़े आगे, चलो भाई क्या कहता है हमारा 61, Rahul set up an experiment to find resistance of aqueous KCl solution for different concentration at 298 Kelvin using a conductivity cell connected to the Wheatstone bridge. ठीक है, he fed the Wheatstone bridge with AC power in the audio frequency range 550 to 500 cycles per second. Once the resistance was calculated from null point, he also calculated the conductivity and molar conductivity, recorded his reading in tabular form. Why does conductivity increase through the conductivity decrease with dilution? ओके, ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई देखो ये एक ऐसा सेटअप बनाया व्हीटस्टोन ब्रिज का, आपने देखा होगा, जिसमें आप क्या करते थे, किसी अननोन रेजिस्टेंस को निकालते थे जो सिंपल बेस्ड, सिंपल क्या बेस्ड था कि भाई किसी भी तरीके से आप P बाई क्यू के रेशियो को R बाई S के रेशियो के इक्वल ले आए और ये आपका पास होता था। यही तो कर रहे थे हम, उसमें डीसी यूज कर नहीं सकते थे क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती थी, इसलिए एसी यूज कर रहे हैं। तो इसने पूरी रीडिंग बना ली है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई कंडक्टिविटी करना, व्हाई डज कंडक्टिविटी इंक्रीजेस थ्रू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। देखो हो क्या रहा है कि आपको एक तो कंडक्टिविटी दे रखी है और मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। कंडक्टिविटी घट रही है जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, यही तो हो रहा है। भाई मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो कंडक्टिविटी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में घट जाते हैं। क्लियर है बात इतनी कि जो कंडक्टिविटी है ना प्यारे बच्चों, वो आपकी क्या हो रही है, घट रही है।
क्यों घट रही है बता देता हूं मैं कि कंडक्टिविटी घटती है जैसे जैसे आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हो। डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घट रही है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो रहे हैं, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी घटती है। तो ये तो हो गया इसका। और अगर बात करूं मैं मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी प्यारे बच्चों बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी जैसे जैसे आप डाइल्यूशंस को बढ़ाओगे। उसका रीजन है कि भैया वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि दो चीजें होती हैं मोलर कंडक्टिविटी में, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। के तो घटता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम ज्यादा अमाउंट से बढ़ रहा है जबकि कंडक्टिविटी कम अमाउंट से घट रही है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर हो गया पहली बात? चलो भाई सेकंड पार्ट पर आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो भाई, तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो सबसे पहले कंसंट्रेशन देखो 0.01। 0.01 पर आपको क्या वो दी हुई है? तो ये आपके पास है ये आपके पास है कंडक्टिविटी कितनी है 1.41 इंटू 10⁻⁻3। ओके, ये दी हुई है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 141। चलो भाई, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है आपके पास मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आपके पास है 141 और ये आपको दी हुई है कितनी? लिमिटिंग 150। तो बस सिंपल से डिवाइड करना है और कुछ नहीं, जो लगभग 0.94 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का? चलो भाई थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो अपना बी पार्ट हो गया। क्या है थर्ड पार्ट? कह रहा है कि इफ राहुल हैड यूज HCl इंस्टेड ऑफ KCl, कह रहा है राहुल हैड यूज HCl इंस्टेड ऑफ KCl, देन वुड यू एक्सपेक्टेड द मोलर कंडक्टिविटी टू बी मोर और लेस देन दोज ऑफ पर KCl ऑफ गिवन कंसंट्रेशन। देखो जो H प्लस आयन है ना प्यारे बच्चों, H प्लस वो छोटा होता है। H प्लस आयन इज स्मॉलर देन K प्लस आयन। जो H प्लस आयन है वो इससे छोटा है, जिसकी वजह से उसकी मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज हायर देन ऑफ KCl। बात क्लियर है कि भाई H प्लस आयन का जो साइज है वो K प्लस के आयन से छोटा है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी HCl की ज्यादा होगी KCl से। क्लियर होगी बात? तीनों बात समझ में आ गई ना? पक्का? चलो देख लो क्या कहता है 62। ये तो अपना पैसेज वाला आ गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर कॉमनली नोन एज रिडॉक्स। बहुत सही बात है। दे इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। भाई क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसमें होता है उसे हम रिडॉक्स बोलते हैं। एंड द इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर इन ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एनर्जी रिलीज विच कैन बी यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क। The reaction is split into two half reaction. Two different containers are used and a wire is used to drive the electrons from one side to another. And a galvanic cell is created. It is electrochemical cell that use spontaneous redox reaction to generate electricity. A salt bridge also connect to half cell. The reading of the voltmeter gives the cell voltage, a potential, electromotive force. ठीक है, if E naught cell is positive, the reaction is spontaneous. If it is negative, the reaction is non-spontaneous. ठीक बात है। Referred to as electrolytic cell. Electrolysis refer to the decomposition of substance by an electric current. 1 mole of electric charge when passed through a cell will discharge half a mole of divalent atom CO2 plus. This was the first formulated by Faraday in the form of law of electrolysis. The conductance of material is the property of material due to which a material allow the flow of ions through itself and then conduct electricity. Conductivity is represented by key, it depends upon the nature, concentration of electrolyte, temperature. ठीक है। A more common term molar conductivity of solution at a given concentration is conductance of the volume of solution containing 1 mole of the electrolyte kept between two electrodes. With the area of the cross sections and distance of unit length. Limiting molar conductivity of weak electrolyte cannot be obtained graphically. ये सारी चीजें पैसेज में जो भी लिखी हुई है आप सब अब से पहले कर चुके हो, पढ़ चुके हो। तो अगर ना भी कोई वो समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से ही ये सब चीजें जानते हो। क्लियर है ना बात? तो अपने तो भाई क्वेश्चंस पर आते हैं।
क्या है क्वेश्चंस? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब क्वेश्चन कराया तो ये सारी चीजें समझाई थी। क्या समझाया था? कि जो भी आपके पास प्यारे बच्चों लेफ्ट में होता है, लेफ्ट ये दिखाई दे रहा है, ये आपका एनोड होता है, और जो एनोड होगा वो निगेटिव होगा, और जो राइट में होता है वो प्यारे बच्चों कैथोड होता है, और कैथोड पॉजिटिव है। कैथोड पर आपका रिडक्शन होगा, कैथोड पर आपका रिडक्शन होगा, एनोड पर प्यारे बच्चों आपका ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है इतनी बात? वो जो सॉल्ट ब्रिज नजर आ रहा है ना, इसका काम मैंने आपको बताया था। क्या क्या काम बताए थे? ये कहा था कि भैया ये न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, और पोटेंशियल ड्रॉप को डिक्रीज करता है, हाँ या ना? चलो अब क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं। इज सिल्वर प्लेट द एनोड और कैथोड? देखो सिल्वर, मैंने बताया जो सिल्वर प्लेट है वो आपकी कैथोड है, और जिंक प्लेट आपकी एनोड है। तो पहले का आप आंसर लिख सकते हैं, क्या आएगा? तो पहला पार्ट आपका हो गया कि एनोड आपका कौन है? तो जिंक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनोड क्या है? जिंक, यानी कि Zn से आपका बन रहा है Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड की बात करें, यानी कि अब जो आपका कौन है? सिल्वर है, उसका रिडक्शन हो रहा है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, तो एनोड कौन है, कैथोड है, समझ में आ गया। व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव? देखो सॉल्ट ब्रिज अगर हमने रिमूव कर दिया बहुत दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? देखो हो क्या रहा है कि ये जो आपकी प्लेट है ये जिंक Zn से किस में जा रही है? Zn2 प्लस में। ये Zn2 प्लस यहां पर जो होंगे ये पॉजिटिव बेचारे इकट्ठे होते रहेंगे, और जो इधर सिल्वर है आपके पास है, यहां पर जो होगा, ये जो पार्ट होगा, यहां पर निगेटिव आयंस होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स आपके जा रहे होंगे इधर से ऐसे। ठीक है, करंट तो इसके अपोजिट जा रही होगी इधर से। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इसके प्रेजेंस में एक अट्रैक्शंस और इसके से रिपल्शंस क्रिएट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर में जाना बंद हो जाएंगे। ठीक है ना इतनी बात? तो जो सॉल्ट ब्रिज आपको बस देखने में लग रहा है ऐसा ही है, लेकिन इसका काम बहुत है, बहुत काम का है ये। तो भाई अगर आपने ऐसा करा, सॉल्ट ब्रिज को हटाया, तो थोड़ी देर में करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, कोई करंट फ्लो होगी नहीं, नो करंट फ्लो, अगर आपने ऐसा करा। क्लियर है इतनी बात? कि थोड़ी देर में आपकी करंट क्या हो जाएगी? फ्लो होना बंद हो जाएगी। ठीक है ना? पक्का? कि बता दिया मैंने कि क्या है, कि देखो जो आपके पास इसके फंक्शन की अगर बात करें, तो देखो फंक्शन तो एक तो सर्किट को कंप्लीट करता है, पहली बात। क्या कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज को जो सबसे मेन काम है वो सर्किट को क्या कर रहा है? कंप्लीट करता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है, मेंटेन क्या कर रहा है? मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो जितने आपके, देखो ये था ना, ये जो Zn2 प्लस थे, अगर मान लो सपोज करो आपने यहाँ KCl भरा हुआ है, तो KCl, तो तुरंत इधर Cl माइनस आएंगे, और इधर आपके K प्लस, जो इनको न्यूट्रलेट कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, जिसकी वजह से इनका फ्लो बंद ना हो। तो इलेक्ट्रिकल मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर रहा है, पहली बात। अगर मैं दूसरी बात करूं, इसकी फंक्शंस की सेकंड बात करें, तो ये क्या करता है? आपका जो मतलब क्या बोलते हैं, सर्किट है, उसको कंप्लीट कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, और तीसरी जो बात है वो क्या करता है? ये वोल्टेज ड्रॉप को क्या करता है? प्रिवेंट कर देता है। ठीक है ना? क्या कर रहा है? प्रिवेंट वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है वोल्टेज ड्रॉप को, और सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो भैया थोड़ी देर के बाद करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं क्या कहता है। कह रहा व्हाई डज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक? हाँ बिल्कुल कर सकता। अगर आप, मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चंस में, ध्यान से सुनना उस क्वेश्चंस को, उसके तो कितने एक पूरी केस स्टडी बन गई है ये। अगर आप क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल को ज्यादा कर दें ई नोट सेल से, जो एक्सटर्नल है ना, वो प्यारे बच्चों आपका जो ई एक्सटर्नल है वो आपका बड़ा हो जाए ई नोट सेल से, तो ये बिहेव कर देता है एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर है इतनी बात? कि अगर आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल ई नोट सेल से बड़ा हो गया तो कैसा बिहेव करेगा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, आगे क्या कहता है? व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस और Ag प्लस व्हेन ई सेल इज जीरो? देखो
ई सेल 0 है, इसका मतलब जो कंडीशंस है वो इक्विलिब्रियम की आ गई है। किसकी आ गई है? इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ गई है। किसकी कंडीशन है? अगर आपके पास या आपका जो डी पार्ट है, जो ई सेल है, अगर वो 0 हो गया, इसका मतलब ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो दोनों की कांस्टेंट हो गई है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एंड Ag प्लस दोनों कैसे हो गए? कांस्टेंट हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, विल बिकम कांस्टेंट। अब उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? पक्का अगर ये तब होगा जब ई सेल की वैल्यू 0 हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? कह रहा व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। ठीक है भाई, ये भी आप कई बार देख चुके हो कि भाई किसी की जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशंस को बढ़ाते हो प्यारे बच्चों, डाइल्यूशंस बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होते हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट रहे हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी घटती है। ठीक है ना इतनी बात? डाइल्यूशन करोगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में कम होंगे तो कंडक्टिविटी घटोगी। क्लियर होगी इतनी बात? चलो भाई न्यूमेरिकल देखते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 m सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू 138.9। ठीक है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी लगा देते हैं क्या आता है। तो भाई ये और पार्ट भी देख लेते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था K इंटू 1000 अपॉन सी, K इंटू 1000 अपॉन सी। अब देखो हाँ, K आपके पास कितना था भैया? K है 138.9, 138.9 इंटू 1000 और कंसंट्रेशन आपके पास है 1.5। क्लियर है इतनी बात? तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना, तो ये आपका आता है 0.208। क्लियर है इतनी बात? इसे आप सिंप्लीफाई करके देखना। 130 नहीं हमें निकालना क्या था प्यारे बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, हमसे कंडक्टिविटी पूछी है और हमें दी हुई क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। ओ हो, अभी हो जाती गड़बड़। हमसे पूछी क्या थी? और हाँ अब निकालेंगे इसको। के हमें निकालना था, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। हाँ अब निकालो। तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी है? 138.9 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 1000। अब इसे सॉल्व करना तो ये तब 0.208 आएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है इतनी बात? तो हमारे पास फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले की मदद से हमने क्या निकाल दी? कंडक्टिविटी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो भाई बढ़ते हैं आगे। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? काफी बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आसान था। चलो क्या कहता है अगला? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम of 0.02 m NaOH solution of diameter 1.4 centimeter and length 44 centimeter is 5 into 10 to the power 3 ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. चलो क्या क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन पता है, डायमीटर, कंसंट्रेशन कितनी है? 0.02। ठीक है, डायमीटर, डायमीटर है भैया 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो निकाल लोगे ना, डायमीटर का आधा कर दो, 0.7 सेंटीमीटर आ गई। तो भैया रेडियस तो आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ भी दे रखी है, उसे भी लिखो, 44 सेंटीमीटर है। रेजिस्टेंस पता है भैया 5 इंटू 10 की पावर 3 ओम है। अब आपको सबसे पहले रेसिस्टिविटी, चलो भाई रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, कई बार यूज कर चुके हो। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है ना? तो रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। क्लियर है ना? देखो क्या क्या दिया हुआ है। रेजिस्टेंस लिखो पहले, 5 इंटू 10 की पावर 3, पाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। रेडियस, रेडियस आपके पास है भैया 0.7 का स्क्वायर। चलो ये भी क्लियर हो गई। और लेंथ कितनी है भैया? तो लेंथ है 44। तो 22 से तो ये पूरा चला जाएगा ना,
ठीक है ना। अब बचेगा क्या, 5 इंटू 10 की पावर 3, 0.7 बच रहा है, 0.7 बच रहा है, नीचे आपका 2 और 7, तो 7 से ये चला गया 0.1, ठीक है ना। तो ये चला गया आपका 0, कितना आएगा ये, भाई आप आपके पास देखो बचने के लिए क्या क्या बचा है ये देखो। आपके पास हो गई ये 2 तो 0 खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। आपके पास देखो बचा क्या है, पहले चेक कर लो। हाँ, अब हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर 3 है, तो ये आपका लगभग देखो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 35, 35 हो जाएगा ना ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा आपका 350 और शायद नीचे 2, ठीक है ना। तो अब आप 350 को तो आराम से डिवाइड कर सकते हो ना, कितने से, 2 से, तो ये लगभग 170, ये पूरा पूरा जा रहा है ना, 175 आ गया, 175 ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में अगर एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत तो वैसे नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना। तो आपके पास रेसिस्टिविटी तो आ गई, अब आपको क्या निकालना था वो देखो, रेसिस्टिविटी निकल गई, अब कंडक्टिविटी, चलो भाई कंडक्टिविटी देख लेते हैं। तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो K इज इक्वल टू होता है 1/ρ। तो आपके पास कितना था प्यारे बच्चों, तो ये था 175। तो अब आपको डिवाइड करना है किसका, 175 से, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.0057, इतना आएगा, 0.00571 के आसपास। तो ये आप लिख भी सकते हो कि 5.71 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपके पास है K इंटू 1000 अपॉन C, तो ये तो आ गया था 5.71 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, और कंसंट्रेशन कितनी है प्यारे बच्चों, 0.02। चलो भाई कंसंट्रेशन भी लिख देते हैं, तो ये तो चलो खत्म हो गए, ठीक है, ये वाले पॉइंट भी उड़ गए। तो आपको सिर्फ 571 को, किसको, 571 को डिवाइड करना है 2 से, यही तो करना है। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 2, ये आ गया आपका 285.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। क्लियर है इतनी बात। तो मोलर कंडक्टिविटी निकल गई, कंडक्टिविटी निकल गई, और रेसिस्टिविटी भी निकल गई, तीनों निकल गए। यूनिट का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो भाई आगे क्या कहता है, गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस फर्दर विच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द कैरियर। देखो बच्चों, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो Ni से Ni2+ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका एनोड होता है, हाँ या ना। तो Ni से Ni2+, और जो Ag है उसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है, ठीक है ना। ये हो गया, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो। अब क्या कहता है, तो इसमें पूछा था ना विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो सिल्वर। तो हम ये सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो सिल्वर है ना, इसमें कौन, सिल्वर, सिल्वर इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, सिल्वर इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। चलो भाई ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात कर रहे हैं किसकी, ये उसने पूछा था कैरियर ऑफ द करंट इन द आउटर सर्किट। भाई कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ द करंट ऑफ द आउटर सर्किट्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, न्यूमेरिकल आसान है। देखो न्यूमेरिकल के लिए आपके पास एक तो देखो फॉर्मूले याद हो, फॉर्मूले के साथ कैलकुलेशन ठीक हो, और यूनिट का खास ध्यान रखें, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। कैलकुलेट इट्स ईएमएफ इफ ई नोट सेल। तो आपके पास देखो Al से क्या बन रहा है, Al3+, ठीक है ना भाई, Al से आपका Al3+ जा रहा है, ठीक है भाई, Al3+ +3 इलेक्ट्रॉन, ये आपका ऑक्सीडेशन है जो एनोड पर हो रहा होगा, और जो Ni2+ है वो आपका बन रहा है किसमें, Ni में। तो इनको पहले बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए इसमें भैया 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले में 3 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को उड़ाना है। तो आएगा 2Al + 3Ni2+ गिव्स 2Al3+
प्लस 3 मैंने आपसे कहा था कि भैया रिएक्शंस तो जरूर लिखें चाहे आपको दी भी हो। क्लियर है ना? उससे ये कंफर्म होता है ना, देखो 6 इलेक्ट्रॉनों का साफ साफ ट्रांसफर हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो देखो होनी नहीं चाहिए। चलो भाई नर्स इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है अपनी नर्स इक्वेशन? तो हमारे पास थी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। प्रोडक्ट में देखो कौन है, तो प्रोडक्ट के अंदर आपके पास कौन है? तो भैया ये Al3 प्लस है और रिएक्टेंट में आपका Na2 प्लस है। चलो भाई इसको लिख लेते हैं। कौन है आपके पास? Al3 प्लस, इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका है Ni2 प्लस। ई नोट सेल दिया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है। ई नोट सेल 1.41 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.059 अपॉन 6, बहुत सही, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस कितनी है भैया? 10 की पावर -2 की स्क्वायर होगी। ओके, Ni2 प्लस की है 10 की पावर -1 की क्यूब, तो ये आएगा 1.41 0.059 अपॉन 6 लॉग, ये हो गया -4 और नीचे प्यारे बच्चों -3। ठीक है ना? तो 1.41 0.059 अपॉन 6 लॉग 10 टू दी पावर -1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1.41 माइनस माइनस प्लस, और log 10 की वैल्यू 1 है, इसमें तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा ऐड कर देना। देखो तो ये सोल्व होके देखो 0.059 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा? 0.0 कितना है? 59, उसे आप डिवाइड कर रहे हो 6 से, तो ये बहुत ही छोटा सा नंबर है 1.41 और मिल रहा है आपको 0.009 ऐसे आ जाएगा। तो आप इसको जब ऐड करोगे तो ये 1.419 इतना चल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? देखो दिक्कत हो तो देखो बता दो। सिंपल सिंपल बिल्कुल। आप नर्स इक्वेशन लिख रहे हो, देखो मैं फिर से बार बार याद दिलाता हूं, नर्स इक्वेशन के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले काम क्या था मैंने बताया था चेक करने के लिए कि आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को चेक करो। फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ई नोट सेल दिया हुआ है, ठीक है ना? वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको लेना, अगर ऑक्सीडेशन है तो उसे आप रिडक्शन में बदले साइन बदल कर। और दूसरी बात, अगर अगर आपको रिएक्शंस चाहे दे भी रखिए कंबाइंड रिएक्शन, पहले लिखें ताकि इलेक्ट्रॉनों की और कोएफिशिएंट की गलती ना हो। क्लियर है इतनी बात? चलो अगला सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी वेरी विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग लाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट? हाउ कैन यू ऑब्टेन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट? देखो बच्चों कि आपके पास बात किसकी कर रहा है? मोलर कंडक्टिविटी की। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी आपकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटती है, या फिर आप कह सकते हो कि डाइल्यूशंस के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है ना? दोनों की। अब दिक्कत ये है कि देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो डिसोसिएशन नहीं है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो पूरे डिसोशिएट हो गए हैं। तो पहले तो ये याद रखेंगे अगर डाइल्यूशन है, अगर डाइल्यूशन हो रहा है तो डाइल्यूशन होने पर आपके जो क्या नाम वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। क्लियर इतनी बात? अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो प्यारे बच्चों हुआ क्या है कि सारे के सारे आयंस टूट ही गए हैं। अब तो आप कितना भी उसमें क्या करो, क्या नाम क्या बोलते हैं, कितना भी आप उसमें डाइल्यूशन कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि आयंस तो पहले ही सब चले गए हैं। तो उसको तो आप जो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है आप उसे तो बहुत आसानी से इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हो। हाँ या ना? नहीं निकाल सकते? अभी मैंने आपको इसका ग्राफ भी सिखाया था। ग्राफ क्या था? देखो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी आपको, क्या मिल रही थी? एक स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे आपके पास है। दूसरा ये हो गया, इधर आपने रूट सी को लिखा था, इधर आपकी कंसंट्रेशन थी, तो कुछ ऐसा आपको ग्राफ नजर आया था जिसका स्लोप आपको नेगेटिव मिला था। ठीक है भाई, लेकिन दिक्कत कौन दे रहा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना उसमें डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम टूटे हैं आयंस में। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे
बहुत तेजी के साथ नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? बहुत तेजी के साथ, जिसकी वजह से आप नहीं निकाल सकते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, क्योंकि बहुत तेजी से चेंजेस होता है। क्लियर है? चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं, इसलिए आप क्या करते हो, खोल्लास लॉ की मदद से इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालते हो। किसकी मदद से? खोल्लास लॉ। ठीक है ना? ये आपका देखो, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत बार आ चुका है, नहीं आ गया? बहुत बार खोल्लास लॉ की मदद से आप इसको निकालो, कई बार आ चुका है। याद रखो ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो तो आपको बिल्कुल ऐसे हो जाने चाहिए एकदम बढ़िया वाले। ठीक है ना? क्लियर है क्वेश्चन सब? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 4 half reaction, first to fourth are shown below. Which of these reaction are most likely to occur when concentrated brine is electrolyzed? देखो बच्चों, मैंने आपको इस पे एक बिल्कुल सेपरेट आपको समझाया है, आप पहले उस वीडियो को देखें कि माइग्रेशंस के अकॉर्डिंग। तो उसमें एक बात बताई थी कि जो कंसंट्रेशन होगा वहां पानी तो होगा ही नहीं। अगर कंसंट्रेशन है तो पानी तो है ही नहीं ना, ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि एक Na+ हो गया और Cl-, तो लड़ाई तो है ही नहीं ना, एक प्लस है दूसरा माइनस है। कैथोड पर आपका कौन चला जाए? कैथोड माइग्रेशन यानी कि Na+। अगर मैं कैथोड की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो ये आपका सीधा सीधा Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा Na। ठीक है, तो ऐसा आपको दिखाई दे रहा है थर्ड में। चलो भाई, और अगर एनोड की बात करता हूं तो एनोड पर क्लोरीन है, Cl- जो आपको क्या दे देगा? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? तो भैया ऐसी रिएक्शंस आपके पास फर्स्ट है। तो भैया आपका जो ऑप्शन हुआ ना प्यारे बच्चों, वो आपका हो गया फर्स्ट एंड थर्ड। कंसंट्रेट की बता रहा हूं मैं फिर से आपको, कंसंट्रेट जब भी कंसंट्रेशन मिले तो आप दिमाग में रखना पानी नहीं है, पानी नहीं है। एक्वस में आप लोगे लेकिन डाइल्यूट में लोगे, लेकिन जहां वेरी डाइल्यूट होगा तो सिर्फ पानी ही होगा, और जहां कंसंट्रेशन होगी वहां पर वाटर नहीं है। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। How much charge in terms of Faraday is required to reduce 1 mole of MnO4 minus to Mn2 plus? पहले तो आप ये याद रखें कि जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे हम 1 फैरेड बोलते हैं। 1 मोल के लिए 1 फैरेड की वैल्यू जो थी वो 96500 कूलम होती है, याद रखोगे। 1 मोल के लिए बात हो रही है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं? तो सबसे पहला काम आप ये करें प्यारे बच्चों कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालें। MnO4 माइनस से Mn2 प्लस में जा रहा है, कितने का चेंज ले रहा है? Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, आती है? नहीं? चलो भाई कोई बात नहीं, सीख लेंगे, आती है तो बहुत अच्छी बात है। Mn की निकालनी है, जिसकी भी निकालनी हो उसे x ले लो। ऑक्सीजन की आपको पता ही है -2 होती है, कब छोड़ के? जब वो परऑक्साइड में है तो उसकी -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। और अगर वो क्या नाम आइसो क्या बोलते हैं उसको, O2 वाले में है तो उसकी 0 है। ठीक है ना? एलिमेंट्री स्टेट में 0 होती है, फ्री स्टेट में 0 होती है। तो -2 × 4, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +7। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +7 होगी, और यहां पर जो चार्ज है वो, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्यारे बच्चों? तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो 5 है ना, तो सीधी सी बात है आपको 5 मोल की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कितना चार्ज रहेगा? तो 5 फैराड, 5F चार्ज रहेगा, क्योंकि इतने मोल है 5 मोल। 1 मोल के लिए 96500, तो 5 के लिए ये हो गया। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो भाई। हाउ मैनी coulombs आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2? चलो भाई H2O, देखो H2O से किस में है? O2, मतलब कि H2 प्लस हाफ ऑफ O2। तो ये बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मैं ऑक्सीजन की देखो तो यहां -2 है और यहां 0 है, तो कितने का चेंज है? तो भैया आपको 2 का चेंज नजर आ रहा होगा, तो चार्ज कितना होगा? तो 2 × 96500 कूलम लिख दो भैया। तो चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 mole of H2O is 2F, यानी कि 2 × 96500, आप इसे सोल्व कर लोगे तो 193 ये आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? सिंपल आ गई ना बात समझ में कि भाई चेंज आपका -2 से
0 में 2 का चेंज हो रहा है, बस सीधी सी बात है, जितने का चेंज होगा आप सिंपल 2 × 96500, याद है ना। एक मोल के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 96500 मतलब 1 फेरेड, तो 2 मोल के लिए 2 टाइम्स कर दो भाई, क्या दिक्कत है, पक्का ना। चलो भाई, गिव रीजन on the basis of E naught value, O2 gas should be liberated at anode, but it is Cl2 gas which is liberated in the electrolysis of aqueous NaCl। देखो बच्चों, जो रिएक्शन आपकी बात होती है ना एनोड पर, तो एनोड पर कौन जाता है जिसकी लोअर वैल्यू ऑफ ई नोट हो, ठीक है ना। एनोड पर भैया कौन जाना पसंद करता है, तो जिसकी लोअर वैल्यू क्या हो, लोअर वैल्यू ऑफ ई नोट होती है वो जाता है, ठीक है। यानी कि O2 गैस शुड बी लिबरेटेड, बट ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान रखना, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, किसकी वजह से, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल की वजह से हमारी एनोड पर क्लोरीन गैस दिखाई देती है। क्लियर है इतनी बात। तो पहली बात तो ये समझ में आती है कि एनोड पर वो जाएगा जिसका लोअर पोटेंशियल होगा, लोअर वैल्यू होगी, लेकिन O2 गैस लिबरेटेड होनी चाहिए थी, नहीं होती क्योंकि उसका थोड़ा सा पोटेंशियल ज्यादा होता। तो याद रखोगे, ओवर पोटेंशियल की वजह से ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन गैस मिलती है। क्लियर है इतनी बात, किसकी वजह से, ओवर पोटेंशियल। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन। देखो बच्चों, हमारा जो कैथोड है, कैथोड पर कौन जाएगा जिसकी हाइयर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, सीधी सी बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा कैथोड पर वो जाएगा, यानी कि जिसका रिडक्शन होना है। क्लियर है बात इतनी। तो कैथोड पर कौन है जिसकी हाइयर वैल्यू, हैविंग higher value of standard, reduction potential। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो जाएगा। बताओ किसका ज्यादा है, साफ नजर आ रहा है Ag+ का। और मैंने आपको देखो वीडियो में एक पूरा माइग्रेशंस कराया है, कैथोड माइग्रेशंस पूरा याद करके, पूरा बढ़िया से आप पहले उसे देखें। तो इसमें तो फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर एक को माइग्रेशन ऑर्डर है, आप उसे याद कर लें, काम खत्म हो जाएगा। तो जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वही आपका एनोड पर माइग्रेट होगा। Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्का। चलो भाई, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Zn2+ टू Zn। देखो भाई, Zn2+ से Zn में जाने पर आपको 2 का ही तो चेंज नजर आ रहा है, हाँ या ना। तो इसके 1 मोल के लिए आपको इसके 2 मोल चाहिए। कितने, 2 मोल। 2 मोल मतलब सिंपल 2 इंटू जो चार्ज चाहिए ना, 2 इंटू 96500 कूलम, यानी कि 193,000 कूलम, इतना चार्ज चाहिए। क्योंकि एक मोल के लिए चाहिए होता है 1 फेरेड, यानी 1 फेरेड का मतलब प्यारे बच्चों 96500, मतलब एक मोल के लिए इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। और यहां पर तो 2 मोल लग गए, इस वजह से 2 इंटू 96500 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। बढ़े आगे, चलो भाई। Following reaction occur at cathode during the electrolysis of aqueous copper chloride solution on the basis of their standard reduction potential, which reaction is feasible at the cathode and why। मैंने आपको बताया था कैथोड पर कौन जाएगा जिसका हाइयर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। किसका ज्यादा है, साफ नजर आ रहा है भैया, किसका ज्यादा है, कॉपर का है तो कॉपर ही पहुंचेगा। Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपको देगा Cu। क्यों, क्योंकि इसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल है। तो मैंने आपको बताया था कैथोड पर कौन होगा, विच हैव हाइयर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं।
स्टेट द फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो क्या कहता है ये सिंपल सी एक लाइन बोलता है कि जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की है। सीधी सी बात, यानी कि जो W है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इस प्रोपोर्शनल साइन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं एक कांस्टेंट से Z से, और Q इज इक्वल टू क्या होता है तो भैया IT। तो छोटा सा ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्या रहा है उसे भी लिख लेते हैं कि भाई ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस the amount of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity pass through it। क्लियर है इतनी बात? कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना अमाउंट लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगी। कोई भी गैस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है इतनी बात? तो फैराडे फर्स्ट लॉ कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस amount of any substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। ठीक है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो भाई। What should be the sign for E naught cell and delta G naught for spontaneous redox reaction occurring at standard potential? देखो बच्चों, सीधी सी बात है, जो डेल्टा जी नोट है क्या है उसका फॉर्मूला आपके पास है -के NFE नॉट सेल। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए जो डेल्टा जी नोट है वो निगेटिव होना चाहिए, तो ये तो निगेटिव तभी होगा जब ये पॉजिटिव हो। तो ई नोट सेल क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नोट तभी तो निगेटिव होगा ना, हाँ या ना? तो ई नोट सेल पॉजिटिव और डेल्टा जी अगर निगेटिव है तभी तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई या नहीं, ये बताओ। फैराडे फर्स्ट लॉ भी हमने बताया क्या कि भाई जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आपके जैसे मैंने बताया ना चार्ज Q, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस कर दिया था एक कांस्टेंट से जिसको हमने Z नाम दिया है। ठीक है भाई, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, एक बार मैं और लिखा दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ एनी substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। क्लियर है इतनी बात कि जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। इट्स कॉल्ड फैराडे फर्स्ट लॉ। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है ना? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है?
प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। देखो बच्चों, एक्वस CuCl2, तो एक्वस है तो सिंपल सी बात है, एक तो आपके पास Cu2 प्लस होगा, Cl माइनस होगा और H2O होगा, यही तो होगा। अब मैंने आपको एक तो आपका माइग्रेशन ऑर्डर लिखवाया हुआ है वीडियो में, नहीं तो देखो आपके पास डेटा तो दिया हुआ है। कैथोड पर वो जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। कैथोड पर कौन जाएगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। अब बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? तो भाई कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वाटर से, तो मैं लिख सकता हूं कैथोड पर जाएगा आपका Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं एनोड की बात करता हूं तो एनोड पर वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। क्लियर है इतनी बात? एनोड पर कौन है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। ध्यान रखना, कैथोड पर वो है जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, एनोड पर वो है जिसका पोटेंशियल कम है। लोअर वैल्यू ऑफ इनोड वो प्रेफर करेगा किसको? हमारा एनोड पर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन और इसमें देखो हमारे पास ये कम है, लेकिन मैंने आपको बताया था किसकी वजह से? ओवर पोटेंशियल की वजह से क्लोरीन लिबरेट होती है। क्या होता है ओवर पोटेंशियल? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 है तो यही रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इससे ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है। इससे ज्यादा पोटेंशियल क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोड की सरफेस पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी वजह से? आपके पास ज्यादा, मैंने बताया ना, एक्सपेरिमेंटली जो एक्चुअल वोल्टेज है ना इलेक्ट्रोलिसिस में वो ज्यादा चाहिए किससे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। और इसका रीजन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रोड सरफेस पर होना। क्लियर है? वो रिएक्शंस को क्या कर रहे होते हैं? स्लो कर देते हैं रेजिस्टेंस जो बढ़ने की वजह से। तो इसका मतलब समझ में आया ना आपको कि भाई ऑक्सीजन वाले केस में ओवर पोटेंशियल की वजह से आपकी क्लोरीन मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो एनोड पर प्यारे बच्चों Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखोगे ओवर पोटेंशियल क्या बताया मैंने? कि एक्सपेरिमेंटली हमें ज्यादा पोटेंशियल चाहिए उसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वजह, जितना भी उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना उससे ज्यादा एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है। रीजन उसके सरफेस पर रेजिस्टेंस का होना, जो रिएक्शंस जो क्या नाम आपकी रिएक्शंस है उसको क्या कर रहा है? स्लो कर रहा है। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया है, तो आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए उसे ओवरकम करने के लिए, उसी को हम ओवर पोटेंशियल बोल रहे हैं। और वो आपको ऑक्सीजन वाले केस में ज्यादा है, इस वजह से क्लोरीन डिपॉजिट होती है, लिबरेट होती है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एनोड पर कौन है? क्लोरीन है, और कैथोड पर आपका कॉपर है। बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बच्चों, मैंने आपको माइग्रेशन वैसे तो बताया हुआ, मैं चलो एक बार और बता देता हूं, याद भी हो जाएगा आपको। कैथोड माइग्रेशंस देख लेते हैं। चलो भाई, कैथोड माइग्रेशन ऑर्डर, वैसे तो हमने मैंने एक वीडियो इसकी पूरी सेपरेट बना रखी है, लेकिन फिर भी चलो याद आ जाएगा आपको। कैथोड माइग्रेशन ऑर्डर, लेफ्ट से राइट जाने पर लेफ्ट टू राइट माइग्रेशन ऑर्डर इंक्रीज होगा प्यारे बच्चों। माइग्रेशन ऑर्डर इंक्रीजेस। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या ऑर्डर है? मैंने आपको बताया है कि आपको ट्रिक बता रखी है कि लेके 12 सरदार का नाम, लेके 12 सरदार, लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, मांगे अली महान। क्या मांग रहा है? तो भैया पानी मांग रहा है, आप लिख सकते हो H2O। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको मैंने बताई थी ना ट्रिक, वैसी है। ठीक है? जानकर फेंके सीडी कोई, जानकर फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो, प्रभात है कौन, नीचे सुनो, प्रभात है कौन, देखो बच्चों, जो इसमें उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी निगेटिव थे, जितने भी एनायन थे, उन सबको निकाल देना। बस आपको किनको रखना है? सिर्फ और सिर्फ कैटायन को। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, याद रख लोगे आप आसानी से।
चलो भाई, ये आपका एक कैथोड माइग्रेशन ऑर्डर हो गया। ऐसे ही आप एनोड माइग्रेशन ऑर्डर भी याद कर लो, ठीक है ना। एनोड तो ऐसे भी ज्यादा नहीं है, 4-5 आपके हैं एनोड माइग्रेशन ऑर्डर। क्लियर है इतनी बात? तो क्या है, सबसे पहले आपके पास SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, ठीक, H2O, Cl माइनस और Br माइनस, और फिर आपके पास I माइनस। जो वाटर है उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, दोनों होंगे, तो उसकी रिएक्शन को भी याद रखो है, ठीक है ना। एनोड पर क्या होता है तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो वाटर के दोनों रिएक्शन याद कर लो, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन में क्या रहेगा, 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में क्या याद रखोगे, तो सीधी सी बात है, इस पर रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में आप याद रख लेना, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। ये दोनों रिएक्शन है कैथोड और एनोड की, याद रख लेना। अब क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। चलो भाई, एक्वस, एक्वस सुनते ही दिमाग में आएगी वाटर तो होगा, और साथ में Cu2 प्लस है और SO4 2 माइनस है। अब हम लड़ाई देख रहे हैं किसकी, कैथोड पर। कैथोड पर कौन कौन है, Cu2 प्लस और वाटर, दो लोग हैं ना। Cu2 प्लस कहां है भैया, तो Cu2 प्लस ये रहा, और वाटर इससे पहले है, तो इसका मतलब Cu2 प्लस जीत जाएगा ये जंग। क्लियर है ना। तो आपको एनोड पर क्या मिल रहा है, सॉरी कैथोड पर क्या मिल रहा है, तो भैया कैथोड पर आपको Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ये मिलेगा पहले वाले केस में। अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पर देखो कौन कौन है, तो एनोड पर लड़ने के लिए SO4 2 माइनस और H2O है। अब देखो, SO4 2 माइनस से आगे है H2O, तो H2O जीतेगा एनोड पर। तो रिएक्शन आपने लिखी रखी है अभी एनोड की, क्या रिएक्शन थी कि 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है मैं बात इतनी। चलो भाई, सेकंड पार्ट देखते हैं कौन कौन है। हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, यानी कि वाटर है, H2O, Ag प्लस है और साथ में NO3 माइनस है। तो इसमें भी बात कर लेते हैं भैया पहले कैथोड पर। तो कैथोड पर तो दो ही लोग जाएंगे ना, कौन कौन, Ag प्लस और H2O। देखो जीतता कौन है वो अभी देख लेते हैं। तो चलो भैया, Ag प्लस ये रहा और H2O कौन आगे है, तो भैया Ag प्लस आगे है, तो जीत जाएगा अपना Ag प्लस। तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ठीक है ना। चलो इसकी अब कैथोड की बात भी कर लेते हैं, वो एनोड की बात कर लेते हैं, कैथोड की तो हो गई। यानी कि NO3 माइनस और H2O में देखो कौन आगे है, तो NO3 माइनस से आगे है कौन, H2O, तो भैया H2O ही जाएगा। रिएक्शन आपने लिखी रखी है, कितनी है आपके पास ये रिएक्शन, चलो भाई लिख देते हैं अभी, 2H2O, 2H2O गिव्स कितना हो जाएगा आपके पास, 2H2O प्लस गिव्स कितना है एनोड पर आपके पास, कैथोड की तो हो गई है, एनोड की हम लिख रहे हैं। एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन है, यानी 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। देखो दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, तो भैया हमारे पास दोनों केस हो गए हैं, अगले पर बढ़ रहे हैं। क्या, हाउ मेनी सेकेंड्स डज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 3 मोल्स ऑफ Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस। अच्छा जी, Fe3 प्लस से कहां जा रहे हो, तो भैया Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 96500। तो जो हमारे पास चार्ज है तो वो तो सिंपल सिंपल आ गया ना। भाई देखो उसने बोला हाउ मेनी सेकंड्स दैट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 3 मोल, 3 मोल के चाहिए, एक मोल के लिए है 96500 कूलम, तो 3 के लिए भैया 3 इंटू कर दो 96500 कूलम। और आपके पास I इज इक्वल टू क्या होती है भैया, Q अपॉन T, तो 3 इंटू 96500 कूलम डिवाइड बाय 2,
ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 289500 डिवाइड बाई 2, तो भैया डिवाइड कर दो 144750 एम्पियर। हमसे क्या पूछा था? अच्छा, टाइम पूछा था। ओ हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी जो कैलकुलेशन है, हाँ, तो टाइम निकालना था ना, Q अपॉन आई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 × 96500 और करंट आपके पास 2 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 289500 डिवाइड बाई 2, तो 144750 सेकेंड आ जाएंगे। 144750 सेकेंड, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? बढ़े आगे, चलो भाई। कह रहा फॉलोइंग रिएक्शन may occur at cathode and anode during electrolysis of aqueous sodium chloride. What products will be held at anode and cathode using E node value? देखो भाई, कैथोड पर आपको दिखाई दे रहा, तो सीधी सी बात है, कैथोड पर कौन जाता है? जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, जिसमें पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो चला जाएगा। तो किसका ज्यादा है भैया? इसका ज्यादा है, तो ये चला गया। क्लोरीन, और उसकी मैंने आपको एक बात बताई थी, ओवर पोटेंशियल। तो क्लोरीन इसलिए चला जाता है क्योंकि भाई ऑक्सीजन के केस में ओवर पोटेंशियल है, हाँ या ना? मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ओवर पोटेंशियल यानी कि हमें एक्सपेरिमेंटली जो एक्चुअल वोल्टेज है वो ज्यादा चाहिए उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रोड सरफेस पे उस पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस होने की वजह से आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए ओवरकम करने के लिए। इसीलिए देखो, आपको लगेगा कि 1.23 या 1. नहीं, 1.23 से ज्यादा चाहिए, यानी कि ओवर पोटेंशियल जिसे मैं नाम दे रहा हूं। तो इसीलिए क्लोरीन आपकी लिबरेट होती है, ऑक्सीजन नहीं। रीजन, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन प्रिफर्ड एट एनोड। तो ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन प्रिफर्ड एट एनोड। क्लियर है इतनी बात? याद रहेगी, देखो कई बार आ गया है इसलिए याद रखना दिमाग में। और ये याद ना रह पाए, देखो मैंने अभी आपको क्या नाम ये लिख के दिखाया है, देखो Cl माइनस, ये पूरा लिखा हो ना, देखो Cl माइनस H2O से आ गया तो Cl माइनस ही जाएगा, ऐसे याद रख लो। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत होनी